कहानी का आगाज वानी बत्रा से होता है, जिनका किरदार अनीत पड्डा ने निभाया है। वानी एक नरम दिल, हसास और ख्वाब दिखने वाली लड़की है। उसकी जिंदगी शायरी के गिर्द घूमती है। उसके अल्फाज में दर्द भी होता है और मोहब्बत की खुशबू भी। वो अपने दिल के जज्बात कागज पर उतारती है ताकि खुद को सुकून दे सके। और जब से महेश, उसका सीनियर कॉलेज फेलो, उसकी जिंदगी में आता है, उसकी शायरी में उम्मीद और रंग दिखने लगते हैं। वानी की जिंदगी में एक नया बाब खुलने वाला होता है, क्योंकि उसकी शादी महेश के साथ तय पा जाती है। वो दिल ही दिल में अपने होने वाले हस्बैंड के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी के ख्वाब देख रही होती है, मगर किस्मत उसके साथ एक भयानक खेल खेलती है। शादी के दिन जब सब तरफ गहमा गहमी होती है, तो दुल्हन के लिबास में बैठी वानी का दिल धड़क रहा होता है। और शादी से कुछ देर पहले भी दुल्हन के रूप में बैठी वो महेश की मोहब्बत में डूबकर बहुत प्यार से एक कविता लिखती है। अभी कविता अधूरी ही है कि शादी के लिए कोर्ट में उसका नाम पुकारा जाता है, क्योंकि ये शादी कोर्ट में अरेंज हो रही होती है। वो ख्वाबों से बाहर आती है तो देखती है महेश अभी तक नहीं आया। महेश तो नहीं आता, पर उसका फोन आता है और वो वानी को बताता है कि वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है मीटिंग्स के लिए। लेकिन जब महेश वानी को यह भी बताता है कि वो अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो अब किसी और से शादी कर रहा है, तो वानी अकेली सबके सामने टूटे हुए ख्वाबों के साथ रह जाती है। ये लम्हा वानी की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाता है। वो बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसकी आंखों में बसने वाले सारे ख्वाब एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं और वो खुद को तन्हा और बेकार महसूस करने लगती है। कहानी का दूसरा रुख हमें ले आता है क्रिश कपूर की तरफ, जिनका किरदार आहान पांडे ने निभाया है। क्रिश एक बासलाहियत नौजवान मौसीकार है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। मौसीकी के मैदान में कदम जमाना कितना मुश्किल है, ये वो अच्छी तरह जानता है। वो जिद्दोजहद करता है, मगर अक्सर नाकामी का सामना करता है। उसके अंदर एक गुस्सा और बेचैनी है कि दुनिया उसे समझती क्यों नहीं। वानी महेश के धोखा देने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लेती है और 2 महीने तक उसका दुनिया से कोई राब्ता नहीं रहता। फिर एक दिन अपने माँ बाप के समझाने पर वो इस दुनिया में वापस आती है और फिर एक दिन नौकरी करने के लिए घर से निकलती है। ऑफिस के अंदर जाने से पहले वानी अपने शू लेसिस बांधने के लिए बैठती है, तभी उसकी नजर सामने क्रिश कपूर पर पड़ती है। उस दोस्त को कुछ देर के लिए देखती रहती है और फिर अंदर ऑफिस के चली जाती है, लेकिन अपनी डायरी जिस पर वो कविता लिखा करती थी वो बाहर ही छोड़ जाती है या भूल जाती है। जब वो इंटरव्यू से फारिग होकर बाहर आने लगती है तो क्रिश कपूर के साथ उसका सामना होता है और क्रिश कपूर उसे डायरी देते हुए उसकी शायरी की तारीफ भी करता है। फिर एक दिन दोबारा क्रिश की मुलाकात वानी से होती है। जब वो वानी की शायरी को मजीद सुनता है तो हैरान रह जाता है। ये अल्फाज इतने गहरे और सच्चे होते हैं कि क्रिश की आवाज को एक नई रूह मिल सकती है। वो वानी को कायल करता है कि वो उसकी आवाज को, उसके गानों को अपनी शायरी दे दे। और इस तरह वानी क्रिश की नौकरी करने लगती है। पर क्रिश को वही कविता चाहिए जो वानी ने महेश से शादी वाले दिन लिखी थी, जो अधूरी रह गई थी। वानी बहुत कोशिश करती है पर वो कविता मुकम्मल नहीं कर पाती। वो उस दर्द वाले लम्हे में वापस नहीं जाना चाहती, पर क्रिश वानी को मोटिवेट करता है और फिर क्रिश की हेल्प की वजह से वानी वो कविता मुकम्मल करती है। इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो गाना जो वानी और क्रिश ने बहुत मोहब्बत के साथ बनाया था, बहुत खुशी के साथ बनाया था, क्रिश को उसके तमाम कॉपीराइट्स जो हैं वो बेचने पड़ जाते हैं अपने नशेई बाप के इलाज करवाने के लिए। जब क्रिश को अपने गाने के कॉपीराइट्स बेचने पड़ जाते हैं तो वानी क्रिश की आंखों में जो दर्द है उसको खास तौर पर महसूस कर सकती है। वो बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन वो मजबूर था ऐसा करने के लिए। तब वानी क्रिश को मोटिवेट करती है, उसी तरह जिस तरह क्रिश ने वानी को मोटिवेट किया था। वानी ने देखा था कि क्रिश जो है अपने बाप की वजह से बहुत गमगीन है, क्योंकि उसके बाप की वजह से क्रिश का बचपन खराब हो चुका था, क्योंकि वो नशे की लत में पड़ चुका था। वानी अब ये बात जान चुकी है कि क्रिश का माजी भी दर्द से भरा हुआ है, जिस तरह वानी का माजी दर्द से भरा हुआ है। बस दोनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन गम दोनों का एक ही है। अब वानी क्रिश के पास जाती है, उसे जाकर बताती है कि देखो, मेरा माजी भी बहुत तकलीफ दे है। मैं किसी से शादी करना चाहती थी, उससे मोहब्बत करती थी, पर वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने मेरी कदर नहीं की तो मैं टूट गई, मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई, मैंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है, तो मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो क्रिश उससे हेल्प मांगता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। वानी जिस लड़के से अब मोहब्बत कर रही थी वो एक आम सा इंसान था, जॉबलेस, एक स्ट्रगलिंग सिंगर। लेकिन वानी हमेशा उसकी हिम्मत बंधाती है, उसको बताती है कि वो उसका सुपरस्टार है। वानी की यही अच्छाई क्रिश को वानी का आदी बना देती है। उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसकी बहुत सी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और उसी तरह वानी को भी क्रिश की आदत हो जाती है। वो क्रिश वही था जिसने उसे गम के अंधेरों से निकाला था और उसका सहारा बना था, उसे जीना सिखाया था। आहिस्ता आहिस्ता शायरी और मौसीकी के बहाने उनके दिल करीब से करीब तक आ जाते हैं। वानी के जख्म भरने लगते हैं और क्रिश के गुस्से में भी सुकून आने लगता है। क्रिश वानी से जुनून की इंतहा तक मोहब्बत करने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। वानी और क्रिश एक दूसरे के लिए लाजमी हो जाते हैं। क्रिश बस हर वक्त वानी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, वो उसके इश्क में पागल हो चुका है, जबकि वानी क्रिश को रॉक स्टार देखना चाहती है। तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। वानी एकदम बेहोश हो जाती है। चीजें तो वो अक्सर पहले भी भूल जाती थी, कभी कहीं खो भी जाती थी, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। उसे डॉक्टर्स के पास लेकर जाया जाता है और फिर ये हकीकत सबके सामने खुलती है कि वानी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स है।
यानी वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूलने लगेगी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, हत्ता कि अपने सबसे करीबी शख्स क्रिश को भी। ये खबर जब क्रिश को पहुंचती है तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस वक्त वानी के पास आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वानी इस वक्त टूट चुकी होगी। वो अपना सबसे बड़ा कॉन्सर्ट जिसके लिए उसने सारी जिंदगी इंतजार किया था वो छोड़कर वानी के पास पहुंच जाता है। तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। वानी उससे कहती है कि तुम प्लीज़ अभी भी वक्त है, मुझे छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी मेरे पीछे भागने से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्रिश उस वक्त हंसता है और कहता है कि तुमने मुझे जाना ही नहीं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वानी तंग आकर कहती है कि क्रिश, मैं उस बीमारी में मुब्तला हूँ कि एक दिन मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगी, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्रिश उससे कहता है कि तुम एक बार भूलोगी, हम 10 मेमोरीज बनाएंगे, तुम 10 बार भूलोगी, हम 100 बनाएंगे, फिर हम 1000 बनाएंगे। मैं रोज़ मेमोरीज बनाऊंगा, तुम रोज़ भूलना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वानी क्रिश की आंखों में दीवानापन देख सकती थी। उसे उस वक्त अपने आप पर फख्र महसूस होता है कि मैंने कितने अच्छे इंसान से मोहब्बत की, और वो उसके गले लग जाती है। क्रिश बहुत हिम्मत दिखाता है और हर किसी से वानी के लिए लड़ता है कि वो हर हाल में वानी का साथ देगा, यहाँ तक कि जब उसका अपना बाप भी क्रिश को ये कहता है कि वो वानी को छोड़ दे, तब भी क्रिश जो है वानी को नहीं छोड़ता। लेकिन वानी की बीमारी बहुत हद तक बढ़ जाती है। वानी कभी क्रिश को उसके साबिक मंगेतर महेश के नाम से पुकारती है। एक दिन बीमारी के शदीद असर में आकर वो क्रिश को चाकू से जख्मी भी कर देती है और उसको पहचानने से इनकार भी कर देती है। उसको लगता है कि क्रिश ने उसके मंगेतर महेश पर हमला किया है। इस वाक़ये के बाद वानी खुद को मुजरिम समझने लगती है, क्योंकि उसने क्रिश को चाकू मारने वाली वीडियो जो वायरल हो चुकी थी अपने फ़ोन पर देख ली है। वो बहुत रोती है, अपने आप को कोसती है कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मैं क्रिश को भूल गई, मैं क्रिश को कैसे भूल सकती हूँ। ये एहसास उसको अंदर ही अंदर और भी तकलीफ पहुंचा रहा होता है कि उसकी वजह से क्रिश का बहुत बड़ा शो जो है वो मिस हो गया। वो ये बात जानती है कि क्रिश जब ही कामयाब होगा जब वानी उसके साथ नहीं होगी। वानी जानती है कि क्रिश उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा वो सबको छोड़कर चले जाने का फैसला करती है। वो फैसला करती है कि क्रिश को अपनी बिगड़ती हालत के बोझ से आज़ाद कर दे। वो चुपके से क्रिश को छोड़कर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले अपनी शायरी में एक गीत लिखकर जाती है, सैयारा। सैयारा वो गीत है जिसमें वानी की सारी फीलिंग्स छुपी हुई हैं क्रिश के लिए। वो क्रिश को ये बताना चाहती है कि वानी जहाँ भी रहे उससे मोहब्बत करती रहेगी। वानी के जाने के बाद क्रिश की दुनिया फिर खाली हो जाती है। क्रिश बिल्कुल तन्हा हो जाता है, वो हर वक्त उदास रहता है, किसी से नहीं मिलता। वो अपना करियर छोड़ देता है जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी और ख्वाब देखे थे। फिर एक दिन क्रिश जब लौट कर टूटा हुआ वापस घर आता है तो उसे वानी का एक खत मिलता है, एक कागज़ मिलता है जो वानी ने उसके लिए छोड़ा होता है। जब वो कागज़ को खोल कर देखता है तो उस पर यह सैयारा कविता लिखी हुई होती है। क्रिश वानी के छोड़े हुए गीत सैयारा को अपनी मौसीकी में ढालता है, क्योंकि वो जानता है कि वानी जहाँ कहीं भी होगी वो ये गीत सुनकर ज़रूर लौट आएगी। और ऐसा ही होता है। ये गाना सुनने वालों के दिल को छू लेता है। हर कोई उस गाने में अपनी कहानी ढूंढ लेता है। ये गीत क्रिश को शोहरत की बुलंदियों पर ले जाता है, वही शोहरत जिसके उसने ख्वाब देखे थे उससे भी कहीं बढ़कर। कॉन्सर्ट्स में, रेडियो पर, टीवी पर हर तरफ सैयारा गूंजने लगता है, मगर क्रिश के दिल में एक ही कमी बाकी रहती है और वो है वानी की कमी। आज क्रिश के करोड़ों फैंस होते हैं, पर क्रिश की दुनिया और उसकी आंखें सिर्फ वानी का इंतजार कर रही हैं। वो हर कॉन्सर्ट में हर लड़की के चेहरे को गौर से देखता है कि कहीं ये उसकी वानी तो नहीं। क्रिश अपनी हर परफॉर्मेंस में यही गाना गाता है, जैसे किसी को आवाज़ दे रहा हो, वानी लौट आओ, वानी लौट आओ। दिखाते हैं कि क्रिश अब लंदन में है और लंदन के स्टेडियम में उसका कॉन्सर्ट हो रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडियन सिंगर्स का ये ख्वाब रहा कि उनका कॉन्सर्ट भी उस स्टेडियम में होता। लेकिन क्रिश वो पहला सिंगर है इंडियन जिसका कॉन्सर्ट वहाँ पे अरेंज हुआ है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्रिश अब कितना ज़्यादा फेमस और बहुत बड़ा रॉक स्टार सिंगर बन चुका है। इतना कुछ पा लेने के बाद भी क्रिश के चेहरे पर खामोशी तारी है। वो खुश नहीं है क्योंकि उसको सिर्फ वानी चाहिए। वो इंसान जिसने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की हो, ये ख्वाब देखा हो जो उसने हासिल कर लिया हो, इतना बड़ा रॉक स्टार बन गया हो, लोग उसको चाहते हों, पसंद करते हों, मोहब्बत करते हों, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन उससे किसी की ज़रूरत नहीं। उससे सिर्फ और सिर्फ वानी की तलाश है। वो वानी के लिए गा रहा है कि वानी उसको देखे और उसके पास लौट कर आ जाए। कॉन्सर्ट के 3 दिन पहले सारे क्रू मेंबर्स जो हैं उसके वो म्यूज़िक सिस्टम अरेंज कर रहे हैं, स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्रिश जो है वो उनके साथ ही है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ नहीं है। उसके चेहरे पे खामोशी है और वो बहुत उदास रहता है। वो जाकर स्टेडियम के स्टेप्स पर बैठ जाता है और अपने आप की दुनिया में खोया हुआ है। वो सिर्फ वानी को सोच रहा है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है क्रिश का मूड जो है ठीक करने के लिए उसके गाने पर, सैयारा वाले गाने पर जो वानी ने उसको लिख कर दिया था, उसके ऊपर रील्स जो बनाई गई हैं और जिनके व्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, वो रील्स जो हैं वो लोग देखने लगते हैं। और जब एक फेमस इन्फ्लुएंसर की रील चलाई जाती है जो किसी हिल स्टेशन से उसने ये वीडियो बनाई है, तो देखते हैं उसके सारे क्रू मेंबर जो हैं वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस इन्फ्लुएंसर के जो पीछे जो लोग खड़े हैं उनमें कोई चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन वो भी उदास चेहरा होता है। वो जब उसको फोकस करके देखते हैं तो वो कोई और नहीं, वो क्रिश की वानी ही होती है। क्रिश भागा हुआ आता है और उसको बड़े पर्दे पे करके देखता है तो वो वानी ही है। उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है दर्द से, और उसके बाद वो फ़ौरन अपना कॉन्सर्ट, वो कॉन्सर्ट जिसका ख्वाब सारे इंडियन सिंगर्स ने देखा होता है कि हम भी यहाँ पर कभी
कोई कॉन्सर्ट करें, वो कॉन्सर्ट सिर्फ क्रिश वानी की वजह से छोड़कर इंडिया चला जाता है। इंडिया जाने से पहले क्रिश ने ये बात मालूम कर ली थी कि वानी मनाली के एक आश्रम में रह रही है। वो फौरन वहां जाता है, लेकिन वानी क्रिश को नहीं पहचानती। उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो क्रिश को भी अजनबी समझती है। वो सिर्फ अपने आप में खोई रहती है। वो ना किसी से मिलती है, ना कहीं बाहर जाती है। वो सिर्फ एक कमरे में बंद रहती है। जब क्रिश उस आश्रम में पहुंचता है तो वहाँ की केयरटेकर क्रिश को एक खत देती है जो वानी ने क्रिश के लिए लिखा होता है। वानी ने वो खत इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो जानती है कि एक दिन वो सब कुछ भूल जाएगी और क्रिश एक ना एक दिन अपना सब कुछ छोड़कर उसका पता लगा ही लेगा और उसके पीछे ज़रूर आएगा। इसीलिए उसने अपनी याददाश्त की जाने से पहले एक खत लिखकर केयरटेकर को दे दिया होता है। जब केयरटेकर उसको वो खत देती है तो उसमें बहुत ही दर्दनाक कहानी जो वानी की ज़बानी होती है वो लिखी होती है। वानी ने उस खत में यही लिखा होता है कि क्रिश, मुझे पता है तुम एक ना एक दिन मुझे ज़रूर ढूंढ लोगे और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे बगैर ही तुम कामयाब हो सकते थे। मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए छोड़कर आई थी क्योंकि मेरे साथ सिर्फ तुम बर्बाद हो रहे थे। तुम अपना सब कुछ मेरे पीछे छोड़ते चले जा रहे थे और ये गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस लड़की के लिए तुम सब कुछ छोड़ रहे थे जो तुम्हें कभी कभी पहचानती भी नहीं। जब महेश उसके सामने आता है तो वो क्रिश को याद भी नहीं रखती। क्रिश को बताती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम पर चाकू से हमला किया था और ये मेरे लिए बहुत तकलीफ बात थी। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगी, ताकि तुम उस आसमान तक पहुंच सको, उस बुलंदी तक पहुंच सको जहां मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और ये तभी मुमकिन है जब मैं तुम्हारी जिंदगी में ना रहूं। और देखो, मेरा कहा सच साबित हुआ, मेरी सोच बिल्कुल सच साबित हुई। आज तुम वहां पहुंच गए और मैं बहुत खुश हूँ। उस खत में ये भी लिखा था कि क्रिश, एक दिन मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ बिताए हुए जो पल हैं वो मेरे दिल में है, वो मेरे दिमाग में नहीं है। शायद मैं उन पलों को कभी ना भूल सकूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। क्रिश जब ये खत पढ़ लेता है तो केयरटेकर क्रिश को वानी के पास लेकर जाती है और क्रिश वानी को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वानी उसको नहीं पहचानती। वो बिल्कुल अजनबी आंखों के साथ क्रिश को देख रही होती है। क्रिश के लिए बहुत तकलीफ लम्हा होता है ये, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो वानी के पास बैठता है, उसे उसी तरह मोटिवेट करता है। एक अजनबी बनकर ही उससे मिलता है, कहता है मैं एक सिंगर हूँ और मुझे गाने की तलाश है और मुझे पता है तुम वो गाना लिख कर दोगी। उस वक्त वानी कहती है कि मैंने लिखना छोड़ दिया। क्रिश कहता है कि तुम लिखना कैसे छोड़ सकती हो, तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। तुम एक कमरे में बंद हो गई हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बाहर अच्छा टाइम गुजारना चाहिए तो ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले। और वो सारी वही बातें करता है जो उसे पहली दफ़ा मुलाकात में करता है और इस तरह वो वानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। क्रिश के लिए बहुत तकलीफ मरहला होता है क्योंकि वानी उसको नहीं पहचान रही होती, लेकिन क्रिश हिम्मत नहीं हारता। वो रोज़ अपनी कोशिश जारी रखता है, उन पुरानी यादों को दोहराता है। वो खेल, वो बातें, वो शायरी, आहिस्ता आहिस्ता वानी के दिल के किसी कोने में दबी हुई यादें जागने लगती हैं। जी हाँ, वानी अब क्रिश को पहचान लेती है। वो क्रिश को महेश नहीं समझ रही, वो महेश को भूल चुकी है। वो उसे सिर्फ क्रिश याद है। वो क्रिश के गले लग के बहुत रोती है, कहती है आई क्रिश, आई लव यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। अब क्रिश भी उसके गले लगकर खूब रोता है। उसे और क्या चाहिए? वो पूरी दुनिया को सिर्फ वानी के लिए ठुकरा कर आया होता है और आज वानी उसकी हो गई। फिल्म के आखिरी हिस्से में क्रिश एक बड़े कॉन्सर्ट में लंदन के वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म कर रहा होता है। लाखों लोग मौजूद हैं। वो सैयारा गाना गाता है और स्टेज पर वानी भी उसके साथ खड़ी होती है। सब तालियां बजाते हैं और यूं लगता है जैसे मोहब्बत ने बीमारी और वक्त दोनों को शिकस्त दे दी है। सैयारा मूवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ खुशी के लम्हों का साथ नहीं होती, बल्कि असल मोहब्बत वो है जो मुश्किल वक्त, बीमारी और दुखों में भी कायम रहे। क्रिश और वानी की कहानी इस बात की जिंदा मिसाल है कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है जो याददाश्त खोने के बावजूद भी दिल में हमेशा जिंदा रहती है।